सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, आओ आज हम सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा रचित कविता ग्राम श्री के दूसरे भाग की व्याख्या करते हैं। अब रज्जत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली, झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली। महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली। फूले आड़ू नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैंगन मूली। तो आओ बच्चों, कठिन शब्दों की अर्थ पहले जान लें। रजत का अर्थ है चांदी, स्वर्ण यानी सोना, मंजरियाँ बौर, दल का अर्थ होता है पत्ते, कोकिला कोयल, मुकुलित का अर्थ है अधखिला और दाड़िम होता है अनार। तो आओ बच्चों, अब हम कविता की व्याख्या करते हैं, समझते हैं। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली, झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली। बच्चों, इन पंक्तियों में पंत जी ने प्रकृति में आने वाले परिवर्तनों का सुंदर सजीव और मनोहारी वर्णन किया है। बच्चों, इन पंक्तियों में पंत जी कहते हैं कि आम के पेड़ों की शाखाएं सोने चांदी के रंगों से युक्त बौर से लद गई हैं। ढाक और पीपल के पुराने पत्ते पेड़ों से गिर रहे हैं ताकि उनका स्थान नए पत्ते ले सकें। कोयल मस्ती से भर उठी है। महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली। फूले आड़ू नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैंगन मूली। बच्चों, आगे पंत जी कहते हैं कि कटहल पेड़ों पर चिपके लटके महकने लगे हैं। अधखिले जामुन के पेड़ शोभा देने लगी हैं और जंगल में झरबेरी मस्ती में झूमने लगी है। पेड़ों पर आड़ू नींबू और अनार झूमने लगे हैं और खेतों में आलू गोभी बैंगन और मूली तैयार हो गई है। बच्चों, कहने का भाव ये है कि सारी प्रकृति तरह तरह के पेड़ पौधों की शोभा से भर उठी है। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चितियाँ पड़ी, पक गए सुनहले मधुर बेर, अम्बली से तरु की डाल जड़ी। लहला पालक महमय धनिया, लौकी और सेम फैली। मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। तो आओ बच्चों, पहले कठिन शब्दों के अर्थ जान लें। चितियाँ अर्थात धब्बे, अम्बली छोटा आंवला और तरु का अर्थ होता है पेड़। तो आओ अब कविता की व्याख्या समझते हैं। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चितियाँ पड़ी, पक गए सुनहले मधुर बेर, अम्बली से तरु की डाल जड़ी। तो बच्चों, इन पंक्तियों में पंत जी ने गांव में उगने वाली सब्जियों और फलों की शोभा का मनोहारी चित्रण किया है। बच्चों, पंत जी कहते हैं कि पककर अमरूद पीले और मीठे हो गए हैं, उन पर छोटे छोटे लाल धब्बे पड़ गए हैं, जिससे उनकी सुंदरता बढ़ गई है। सुनहरे बेर पककर तैयार हो गए हैं और छोटे आंवलों से पेड़ों की शाखाएं जड़ी गई हैं। लहलह पालक महमय धनिया, लौकी और सेम फैली। मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। तो बच्चों, पंत जी प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करते हुए आगे कहते हैं कि खेतों में हरी भरी पालक लहलहाने लगी है तो धनिये की सुगंध महकने लगी है। लौकी और सेम की बेलें दूर दूर तक
फैल गई हैं। लाल रंग के मखमली टमाटरों से पौधे लद गए हैं और हरी मिर्चों से पौधे भर गए हैं। पौधे तो हरी भरी थैली के समान दिखाई देने लगे हैं। बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपत छाई, तट पर तरबूजों की खेती। अंगुली भी कंघी से बगुले, कलंगी संवारते हैं कोई, तिरते जल में सुरखाब, पुलिन पर मगरौठी रहती सोई। तो आओ बच्चों, पहले कठिन शब्दों के अर्थ जान लें। बालू का अर्थ है रेत, सरपत यानी घास पात, और सुरखाब का अर्थ है चक्रवाक पक्षी। तो आओ बच्चों, अब हम कविता की इन पंक्तियों की व्याख्या समझते हैं। बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपत छाई, तट पर तरबूजों की खेती। बच्चों, इन पंक्तियों में पंत जी ने गंगा किनारे की प्राकृतिक सुषमा का अति सुंदर और मनोहारी वर्णन किया है। रेत पर सांप सी लहरियाँ, तरबूजों की खेती और पक्षियों की क्रियाएं अति स्वाभाविक और मनोहारी रूप में प्रस्तुत हुई हैं। बच्चों, इन पंक्तियों में पंत जी कहते हैं कि बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपत छाई, तट पर तरबूजों की खेती। बच्चों, पंत जी कहते हैं कि गंगा के किनारे पर 7 रंगों में जगमगाती रेत पर नदी की लहरों के कारण सांपों जैसी सुंदर लहरियों के निशान बने हुए हैं। कहने का भाव है बच्चों कि जब नदी की लहरें रेत पर आती हैं और आकर के फिर वापस नदी में जाती हैं, तो उनके कारण जो निशान रेत पर पड़ जाते हैं, उनका यहाँ पर वर्णन किया गया है। वहाँ फैले घास पात और तिनके अति सुंदर लगते हैं। रेत में तट पर तरबूजों की खेती की हुई है। अंगुली भी कंघी से बगुले, कलंगी संवारते हैं कोई, तिरते जल में सुरखाब, पुलिन पर मगरौठी रहती सोई। तो बच्चों, आगे कवि जी कहते हैं कि सफ़ेद बगुलों में से कई अपने पंजों रूपी अंगुलियों से कलगी संवार रहे हैं, तो चक्रवाक पक्षी जल पर तैर रहे हैं, पुलिया पर मगरौठी सोई रहती है। कहने का भाव ये है कि गंगा किनारे का दृश्य अति मनोहारी है। वहाँ प्रकृति ने अपने सभी रंग बिखेर दिए हैं। हंसमुख हरियाली हिम आतप, सुख से अलसाए से सोए, भीगी अंधियाली में निशी की, तारक स्वप्नों में से खोए। मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, जिस पर नीलम नभ आच्छादन, निरुपम हिमांत में सिनग्ध शांत, निज शोभा से हरता जनमन। तो आओ बच्चों, पहले कठिन शब्दों के अर्थ जान लें। हिम आतप का अर्थ है सर्दी की धूप, निशी रात, तारक तारे, मरकत पन्ना नामक रत्न, आच्छादन का अर्थ है छाया, निरुपम का अर्थ होता है जिससे किसी की उपमा ना दी जा सके, सिनग्ध कोमल, हरना यानी आकर्षित करना। तो आओ बच्चों, पहले अब हम कविता की व्याख्या को समझते हैं। हंसमुख हरियाली हिम आतप, सुख से अलसाए से सोए, भीगी अंधियाली में निशी की, तारक स्वप्नों में से खोए। तो बच्चों, इन पंक्तियों में पंत जी ने गांव के कण कण की सुंदरता का आधार प्रकृति को माना है। बच्चों, बसंत के आने पर प्रकृति का रोम रोम खिल उठता है, महक जाता है।
हंसमुख हरियाली हिम आतप, सुख से अलसाए से सोए, भीगी अंधियाली मैं निशी की, तारक स्वप्नों में से खोए। बच्चों, पंत जी कहते हैं कि प्रसन्नता से भरी हंसमुख हरियाली सर्दी की धूप में सुख से अलसाई हुई सो सी रही है। ओस की भीगी अंधेरी रात में आकाश में टिमटिमाते तारे भी मानो स्वप्नों में खोए हुए हैं। मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, जिस पर नीलम नभ आच्छादन, निरुपम हिमांत में सिनग्ध शांत, निज शोभा से हरता जनमन। बच्चों, सारा गांव हरियाली से भरा हुआ है। ऐसा लगता है जैसे वह पन्ना जैसा हरा भरा बहुमूल्य रत्न हो। उस पर नीलम जैसा नीला आकाश छाया हुआ हो। सर्दी की ऋतु में की समाप्ति पर, सर्दी ऋतु की समाप्ति पर, समाप्त होने पर सारा गांव सुंदर लगता है। वह कोमल, अति सुंदर और शांत है, जो अपनी अपार सुंदरता से हर मानव के दिल को आकर्षित करता है।